नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव से पहले ऑनलाइन गेमिंग का मुद्दा काफी गरमाया था, जिसे लेकर राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भी कई सवाल खड़े किए गए और उन्हें घेरने की भी काफी कोशिश की गई थी। वहीं मुख्यमंत्री बघेल ने मामले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने ऑनलाइन बैटिंग के अवैध कारोबार से जुड़े प्लेटफॉर्म्स और वेबसाइट पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। सीएम बघेल ने पत्र में लिखा कि बीते कई सालों से ऑनलाइन बैटिंग, गेमिंग के माध्यम से जुआ और सट्टे के कारोबार का देशव्यापी विस्तार हुआ है। इसके संचालक विदेश में अवैध कारोबार का संचालन करते आ रहे हैं। उन्होंने लिखा कि इस पर केंद्रीय स्तर पर ही कार्रवाई संभव है। छत्तीसगढ़ सरकार और यहाँ का पुलिस प्रशासन शुरू से ही इस अवैध कारोबार पर कठोर कार्रवाई करते आ रहे हैं। इस संबंध में कई अपराध भी दर्ज किए गए हैं और संलिप्त आरोपियों को पकड़कर उनकी परिसंपत्तियों को जब्त करने में भी सफलता मिली है। मुख्यमंत्री ने आगे लिखा कि कारोबार में उपयोग किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, यूआरएल लिंक, इंस्टाग्राम और एपीके फाइल, इन सभी की पहचान कर इन्हें प्रतिबंधित करवाया जाए। तमिलनाडु के सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय ने कल शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए ईडी के एक अधिकारी को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी अधिकारी अंकित तिवारी पर एक सरकारी कर्मचारी से 20 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। इस बीच ईडी अधिकारी पर लगे आरोपों को लेकर तमिलनाडु की भाजपा इकाई के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने कहा कि डीवीएसी ने ईडी विभाग के एक अधिकारी को गिरफ्तार किया है। उन्हें अदालत के सामने प्रस्तुत भी किया गया और उसे अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अन्नामलाई ने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है और न ही यह आखिरी बार है। उन्होंने आगे कहा कि इससे पहले भी राजस्थान, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में सीबीआई और ईडी के कई अधिकारियों को पकड़ा गया है, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। हाल ही में एक ऐसा ही मामला राजस्थान से भी देखने को मिला था। अन्नामलाई ने कहा कि एक की गलती के लिए हम पूरे ईडी को दोषी नहीं ठहरा सकते। पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ टीएमसी में पार्टी नेताओं के बीच आपसी जुबानी जंग छिड़ी हुई है। दरअसल नेताओं की उम्र को लेकर टीएमसी से ये नया विवाद सामने आया है। खबरों के मुताबिक पार्टी नेता कुणाल घोष ने हाल ही में टीएमसी में नेताओं के चुनाव लड़ने की उम्र सीमा तय न होने को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि कई पुराने नेता जब तक जीवित रहेंगे तब तक पार्टी में बने रहेंगे। वहीं कुणाल घोष के इस बयान के बाद पार्टी के एक अन्य वरिष्ठ नेता सौगत रॉय ने कहा कि पार्टी में उम्र की कोई बाधा नहीं है और वरिष्ठ नेताओं की भूमिका क्या होगी इसका फैसला सिर्फ ममता बनर्जी करेंगी। सौगत रॉय ने कहा कि कौन चुनाव लड़ेगा और किसको क्या पद मिलेगा इसका फैसला सिर्फ ममता बनर्जी करेंगी। वह हमारी सुप्रीम नेता हैं और पार्टी में सबसे बड़ी अथॉरिटी रहेंगी। उन्होंने आगे ममता बनर्जी के भतीजे और पार्टी के युवा नेता अभिषेक बनर्जी का जिक्र करते हुए कहा कि अभिषेक बनर्जी एक चर्चित युवा नेता हैं, लेकिन अभी भी ममता बनर्जी के नाम पर ही पार्टी को वोट मिलता है। सौगत रॉय ने कहा कि टीएमसी में 75 साल तक ही चुनाव लड़ने जैसा कोई नियम नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि ममता बनर्जी का प्रभाव टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं पर अधिक देखा जाता है। वहीं पार्टी के युवा नेता अभिषेक बनर्जी के समर्थक माने जाते हैं। ऐसे में पार्टी के बीच छिड़ी जुबानी जंग को बदलाव की आहट के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि टीएमसी ने ये कहते हुए इन खबरों का खंडन किया है कि पार्टी के लिए ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन यानी कल शुक्रवार को समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच तीखी जुबानी जंग देखने को मिली, जहां अखिलेश यादव ने अनुपूरक बजट को लेकर योगी सरकार पर सवाल खड़े किए, तो वहीं सीएम योगी ने उन्हें समाजवादी पार्टी सरकार के दिनों की याद दिलाई। सपा प्रमुख ने योगी सरकार से सवाल करते हुए कहा कि जब अनुपूरक बजट को लेकर सरकार खर्च नहीं कर पा रही है तो ये बजट क्यों। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने किसानों का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने पूछा कि क्या गेहूं सरकार ने खरीदा या फिर निजी कंपनियों से खरीदवाया। अखिलेश इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने आगे कृषि उपकरणों पर जीएसटी को 12% से बढ़ाकर 18% करने और साथ ही जातिगत जनगणना का भी मुद्दा उठाया। सपा प्रमुख ने पूछा कि सरकार जातिगत जनगणना पर चुप क्यों है, जवाब क्यों नहीं देती, पिछड़ा और दलितों की स्थिति क्या है। उन्होंने पूछा कि जातीय जनगणना की मांग पर सरकार का क्या रुख है। उत्तर प्रदेश के शीतकालीन सत्र के दौरान अखिलेश यादव द्वारा उठाए गए सवालों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया। उन्होंने समाजवादी पार्टी सरकार के दिनों की याद दिलाते हुए कहा
कि 2017 के पहले सरकारों को विरासत की चिंता नहीं थी, चिंता थी तो बस कब्रिस्तान की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पर्यटन और संस्कृति के क्षेत्र में अच्छा काम किया है, लेकिन अखिलेश सरकार को चिंता नहीं थी कि कैसे किसी पर्यटन क्षेत्र को विकसित करें, बस चिंता थी कब्रिस्तान की। इसके साथ ही सीएम योगी ने जाति जनगणना के सवाल पर भी जवाब देते हुए कहा कि जब आपके पास कोई मुद्दा नहीं होता तो जाति बीच में ले आते हैं। जब गरीब का हक भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा था, जब इंसेफेलाइटिस बढ़ता था, तब पीडीए याद नहीं आया था। तब तो राजूपाल की हत्या कराते थे या अखिलेश निषाद की हत्या कराते थे। अराजकता और गुंडा राज चरम पर था। इजराइल हमास के बीच युद्ध विराम समझौता समाप्त हो गया है। इसे लेकर बात करते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने शनिवार को कहा कि मैंने स्पष्ट किया है कि युद्ध विराम के बाद भी इजराइल नागरिकों की सुरक्षा और मानवीय सहायता जारी रखे। हमने आज ही देखा कि इजराइल कुछ हिस्सों से बाहर निकल चुका है। इससे साफ पता चलता है कि गजा में नागरिक सुरक्षित स्थानों पर रह सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने आगे युद्ध विराम समाप्त होने का कारण बताते हुए कहा कि यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि यह विराम खत्म क्यों हुआ। उन्होंने कहा कि यह विराम हमास की वजह से खत्म हुआ है। हमास ने जो वादा किया था वह उससे मुकर गया। विराम खत्म होने से पहले ही हमास ने यरूशलेम में हमला कर दिया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। वह अमेरिकी नागरिक समेत कई अन्य घायल हो गए। विराम खत्म होने से पहले उन्होंने रॉकेट दागना शुरू कर दिया, जैसा कि मैंने कहा कि वह अपने वादे से मुकर गए। आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच 7 दिनों का युद्ध विराम समझौता हुआ था, जिसमें बंधकों की रिहाई के बदले इजराइल ने जेलों से फिलिस्तीनी नागरिकों को रिहा किया। हालांकि अभी सभी बंधक रिहा नहीं हुए हैं, लेकिन कल शुक्रवार को एक बार फिर दोनों पक्षों के बीच युद्ध शुरू हो गया है। दिल्ली में वायु प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। आज शनिवार को भी दिल्ली की हवा खराब श्रेणी में बनी हुई है। ऐसे में दिल्ली एयरपोर्ट पर खराब मौसम और कम विजिबिलिटी को देखते हुए विस्तारा एयरलाइंस की 2 फ्लाइटों को डाइवर्ट किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए विस्तारा एयरलाइंस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि दिल्ली हवाई अड्डे पर खराब मौसम और कम विजिबिलिटी के कारण अहमदाबाद से दिल्ली जाने वाली उड़ान UK 906 को अहमदाबाद वापस भेज दिया गया है। इसके अलावा मुंबई से दिल्ली जाने वाली उड़ान UK 954 को जयपुर डाइवर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा समाचार एजेंसी ANI के अनुसार दिल्ली में खराब मौसम के कारण आज सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे के बीच 18 उड़ानों को जयपुर, लखनऊ, अहमदाबाद और अमृतसर के लिए डाइवर्ट किया गया। तृणमूल कांग्रेस ने शुक्रवार को विधानसभा परिसर में भाजपा द्वारा अंबेडकर की मूर्ति को गंगाजल से धोने को आदिवासी, OBC और TMC की महिला विधायकों का अपमान करार दिया और कमजोर वर्ग और अल्पसंख्यकों के खिलाफ कथित अत्याचार के खिलाफ 2 दिसंबर को विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री सोवनदेव चट्टोपाध्याय, TMC के उप मुख्य सचेतक तापस रॉय, TMC मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य और बीरबाहा हांसदा द्वारा संयुक्त रूप से संबोधित एक प्रेस बैठक में तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि इस तरह के सस्ते स्टंट का सहारा लेकर भाजपा अपनी बात को दबाने की कोशिश कर रही है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का परिणाम आने में अब महज एक दिन बीच में है। इससे पहले गुरुवार को आए एग्जिट पोल्स में अधिकतर सर्वे प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाते हुए दिखा रहे थे, लेकिन कुछ एग्जिट पोल्स में कांग्रेस की सरकार बनते हुए भी दिखाया गया है। ऐसे में प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी बड़ा स्टेप लेते हुए यह बता दिया कि उनकी पार्टी के विधायक इस बार किस पार्टी के साथ जाएंगे। बसपा के प्रदेशाध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने कहा कि 3 दिसंबर को राजस्थान में विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने वाला है। करीब 18 से 20 विधायक हमारे जीत रहे हैं। बसपा प्रदेश अध्यक्ष के अनुसार मायावती ने कहा है कि हम अपने विधायकों को मंत्री बनवाएंगे और सत्ता में शामिल करेंगे। मुझे विश्वास है कि बसपा के जो विधायक जीत रहे हैं वे पार्टी के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।